नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज 5 अप्रैल है और आज सैटरडे भी है, तो आज न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं आता है। सैटरडे के न्यूज़ को हम लोग मंडे को करते हैं। आज ये रिवीजन लेक्चर होगा 70 यूपीएससी मेंस के लिए और 71 यूपीएससी जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सारे स्टैटिक टॉपिक हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा होता है। मैं आपको टॉपिक दिखाता हूं और GS2 से संबंधित होंगे सब सारे के सारे टॉपिक, और साइंस एंड टेक से भी आप इनको रिलेट कर सकते हैं। पहला टॉपिक देखिए क्या है, भारत की ऊर्जा रणनीति होगी। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऊर्जा भारत की जो रणनीति है, एनर्जी को लेकर पॉलिसी है या एनर्जी सेक्टर से एक सवाल आपसे मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हरित हाइड्रोजन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, नई नई तकनीक आई है। ये प्रीलियम और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इथेनॉल को हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल में। अंतर्देशीय जलमार्ग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर का मिशन भी पढ़ेंगे हम लोग, और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को पढ़ेंगे। भारत सरकार की सारी की सारी दीर्घकालिक रणनीतियां हैं। 70 में पूछे जाने के चांसेज है, नहीं पूछेगा तो 71 में पूछेगा। इसमें से एक सवाल आने की संपूर्ण संभावना बनती है। आपके मेंस एग्जामिनेशन में अभी पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज का जो अपना दूसरा वीडियो होगा वो बुक लिस्ट को लेकर में होगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है, मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन 70 बीपीएससी के पश्चात कुछ परिवर्तन आए हैं, तो उसको लेकर मैं डिटेल में 71 के बच्चों के लिए बना दूंगा। उनको बता दूंगा किस प्रकार से आगे करना है। भारत की ऊर्जा रणनीति, देखिए ऊर्जा रणनीति क्या होती है। भारत देश को एक घर के जैसे इमेजिन कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। भारत देश को एक घर के ऐसे इमेजिन कीजिए। घर में हमें एनर्जी चाहिए होता है। अभी फैन चल रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, AC चल रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और कूलर चलाएंगे, खाना पकाएंगे, हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे देश को चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या हमारे देश में काम होता है, रेल चलता है, परिवहन के साधन चलते हैं, गाड़ी वगैरह चलते हैं, इतने सारे उद्योग धंधे चलते हैं, मॉल चलते हैं, सड़कों पर बिजली आपको दिखता है, आपके घरों में बिजली आती है। ये सारा कुछ कैसे होता है। एनर्जी के बिना कुछ भी देश की प्रगति को इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। सोचिए एक दिन के लिए आपके जीवन से सारे एनर्जी को ख़त्म कर दिया जाए, आपके घर के गैस कनेक्शन हटा दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए, तो किस प्रकार का आपका जीवन होगा। गाड़ी में से पेट्रोल को भी निकाल दीजिएगा, तो बिना उसके कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो उसी को लेकर भारत सरकार ने कुछ रणनीति बनाया हुआ है, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। तेज़ी से विकासशील देश है, आपको पता ही है कि हमारा देश अभी डेवलपिंग नेशन है, और डेवलपिंग नेशन में चूंकि हम डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन ऊर्जा की मांग जो है ये बढ़ती ही जा रही है। ऊर्जा की मांग बढ़ने का एक मतलब ये होता है कि देश में परचेजिंग पावर, उद्योग धंधे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसीलिए ऊर्जा की मांग हो रही है। आपके घर में ज़्यादा बिजली की कब डिमांड होंगे, जब आपके घर में AC होगा, जब आपके पास में कार होगा, आपके पास में गाड़ी होगा, आपके पास में गैस होगा, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप लकड़ी का उपयोग करेंगे तो एनर्जी की आवश्यकता कम पड़ेगी। यानी कि आप डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको एनर्जी की और भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अब भारत सरकार ने एनर्जी को लेकर अलग अलग स्रोत बनाए हुए हैं। भारत की ऊर्जा रणनीति का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि पूरे घर का बिजली और गैस सब कुछ एक साथ बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि पूरे देश का सारा एनर्जी का हमें कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना पड़े। हमारा एनर्जी सुरक्षित रहे, सोर्स सुरक्षित रहे जहां से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं। इसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपके पास सिक्योरिटी है कि कभी भी पूरे देश के एनर्जी पर बहुत बड़ा संकट नहीं आएगा। दाम में उतार चढ़ाव हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि एनर्जी का स्रोत ही हमारे पास जो है वही बंद हो जाए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ऊर्जा स्वच्छ स्रोतों की ओर बढ़ना, रणनीतिक, पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संतुलन पर केंद्रित है कि हम पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं, कोयला, गैस, और नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें बैलेंस बना करके चलें, जिससे देश की आर्थिक विकास को भी प्रगति मिले और देश का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। इसी पर हमारी केंद्रित है ऊर्जा रणनीति। एनर्जी सिक्योरिटी जो है और एनर्जी को लेकर स्ट्रैटेजी जो हमने बनाया हुआ है, वो इन्हीं मुख्य पहलुओं पर केंद्रित है। भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, वर्तमान आंकड़ों का अगर आप उपयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। भारत में अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा हम जीवाश्म ईंधन से उपयोग करते हैं, जिसमें कोयला का
50 से 55% हिस्सा शामिल है। खास करके बिजली उत्पादन में अभी भी कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है और जितना हम लोग उपयोग करते हैं उसमें 85% हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। कच्चे तेल की आवश्यकता के लिए हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन नहीं होता है, बहुत कम होता है हमारे पास कुछ कुछ ONGC है, लेकिन जितना हमें आवश्यकता है उतना उत्पादित नहीं हो पाता है। प्रति व्यक्ति खपत, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत से कम है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 2025 के मार्च तक भारत की बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 400 गीगावाट अधिक हो चुकी है, जिसमें थर्मल, नवीकरणीय, परमाणु ऊर्जा सब कुछ शामिल है। ये हमने वर्तमान की स्थिति देख लिया कि अभी हमारे पास कैसा कंडीशन है, क्या क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से अभी हम काम चला रहे हैं। अब ऊर्जा रणनीति का उद्देश्य क्या है, हमारी जो एनर्जी को लेकर स्ट्रेटजी बनाई है हमने, उसका उद्देश्य क्या है हमारे एम क्या है, लक्ष्य क्या है हमारे। तो सबसे पहला है ऊर्जा सुरक्षा की ब्लैकआउट की कंडीशन नहीं बननी चाहिए। हमारे पास एनर्जी के सोर्स जो हैं वो सिक्योर होने चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा, अब हम धीरे धीरे किसकी तरफ में बढ़ रहे हैं कि भाई क्लीन एनर्जी की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्लीन एनर्जी का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे एनर्जी जिनके उत्पादन से पर्यावरण को कोई खास नुकसान न पहुंचे, जैसे सोलर, जैसे विंड, जैसे टाइडल एनर्जी। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके छोटे स्तर के डैम। छोटे स्तर के डैम मैं कह रहा हूँ, बड़े डैम जो होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन छोटे डैम जो होते हैं ये स्वच्छ एनर्जी के स्रोत होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इसका एक उदाहरण हो सकता है। अगला है सस्ती ऊर्जा। भाई ऊर्जा का दाम इतना ना हो जाए कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करने, बर्बादी को कम करने के लिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। यानी कि ऊर्जा दक्षता का क्या मतलब है, आपके घर में बिजली आ रही है लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा खपत करें, दिन में भी सारी लाइटें जला करके रखते हैं, नेचुरल लाइट आपके घर में अगर नहीं आता है तो फिर क्या है, आप एनर्जी का कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बल्ब भी बंद करके आप देश की सेवा कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा है, तो ऊर्जा दक्षता कि हमारे पास जितना आ रहा है उसको हम कैसे सबसे बेस्ट तरीके से उपयोग करें, इसी को कहा जाता है ऊर्जा दक्षता। विविधीकरण, ऊर्जा के स्रोतों को विविधता लाना जिससे भू राजनीतिक जोखिम को कम करें। कहते हैं ना कि सारे अंडे को एक ही बकेट में नहीं रखना चाहिए, अगर बकेट गिरा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। उसी प्रकार से क्या होता है, विविधीकरण का तात्पर्य होता है कि एक ही जगह से सारा का सारा ऊर्जा हमें नहीं लाना है। ऐसा ना हो कि हम एक ही जगह से ला रहे हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आजकल कोई भी देश किसी भी परिस्थिति में फंस जाता है। खासतौर से तेल वाले जितने भी आपको देश दिखेंगे सब किसी न किसी जियोपॉलिटिकल संकट में आपको दिखेंगे। चाहे वो ईरान को ले लीजिए, इराक को ले लीजिए, जहाँ से हम सबसे ज़्यादा तेल मंगाते हैं वो इराक है। वेनेजुएला को ले लीजिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा तेल मंगाते हैं हम। कतर हो गया, कतर से हम गैस मंगाते हैं। इन सभी देशों पर जियोपॉलिटिकल संकट अगर आए तो विविधीकरण रहे। मान लीजिए ईरान के साथ कुछ होता है तो इराक से हम तेल मंगा लें, इराक के साथ कुछ होता है तो सऊदी अरब से हम मंगा लें, सऊदी अरब के साथ होता है वेनेजुएला से मंगा लें। यानी कि विविधीकरण, हमें सभी दुकानदारों से अच्छे संबंध रखने हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता, कोयला, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। उत्पादक भी हम दूसरा सबसे बड़ा हैं और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है। मैं जब बनाता हूँ वीडियो तो कृपया करके कंसंट्रेट होकर के अंत तक देखिएगा। बीपीएससी वाले में बहुत कम लोग हैं जो सच में एफर्ट लगा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ, और बाकी मीडिया पर्सन्स को बुला करके पैसे दे करके बाइट देने का खेल चल रहा है। इनसे बचिए और पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होता है। तो वीडियो बड़ा ही मेहनत से बनता है, अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, बेनिफिशियल होगा आपके पीटी मेंस दोनों एग्जामिनेशन में। पढ़ाई करना पड़ता है तब होता है सिलेक्शन, हवाई बातें में नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, सब झूठ है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं अगला, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता। कोयला पर हमारी सबसे ज़्यादा निर्भरता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं। पहला उपभोक्ता है चीन, ठीक है। कोयला से प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये सस्ता एनर्जी का स्रोत है। तेल और गैस, भारत तेल आयात में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका, चीन के पश्चात भारत का नाम आता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। प्राकृतिक गैस का उपयोग ही बढ़ रहा है, विशेष रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में। परमाणु ऊर्जा, भारत के पास सीमित परमाणु ऊर्जा क्षमता है, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए योजना है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो हैं वो इसमें अग्रणी हैं, लेकिन परमाणु डिपार्टमेंट राज्यों के पास नहीं होता है, भारत सरकार के पास में है। और भारत सरकार परमाणु एनर्जी को बढ़ाने के लिए काफ़ी बड़े हद तक काम कर रहा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें जो परमाणु एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी इसको कहा जाता है इंग्लिश में, एटॉमिक एनर्जी के लिए हमें तकनीकी रूप से महारत हासिल करना पड़ता है और तकनीकी रूप से हमें
क्या होना पड़ता है, तो भाई तकनीक अपने पास होना चाहिए, तब जाकर हम कर पाते हैं। और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी समझाया था कि भारत बहुत सारे परमाणु संयंत्र स्थापित किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऐसे स्रोत से हम ऊर्जा प्राप्त करें जो पर्यावरण को तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाते हों। परमाणु ऊर्जा से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। परमाणु वेस्ट को हम लोग मिट्टी में दबाते हैं या कहीं पर डाल देते हैं तो उससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो एयर पॉल्यूशन आप कोयले से प्राप्त करते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर। सौर ऊर्जा, भारत ने नेशनल सोलर मिशन के तहत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेशनल सोलर मिशन आज के टॉपिक में रह गया है। कृपया करके इसको अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लें, नोट कर लें इस टॉपिक को कि खुद से पढ़ना है। राजस्थान और गुजरात सौर ऊर्जा में अग्रणी हैं उत्पादन में। पवन ऊर्जा, तमिलनाडु, गुजरात जैसे तटीय राज्य पवन ऊर्जा के केंद्र हैं। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन दुनिया में चौथे स्थान पर है। 4th रैंकिंग है हमारी, किसमें? तो विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। ये कुछ चीज़ें तो फैक्ट मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं समझाने वाली कुछ चीज़ नहीं है। अब जैसे जल विद्युत है, तो जल विद्युत में कौन से राज्य अग्रणी होंगे भाई? तो हिमालयन स्टेट होंगे। क्यों होंगे? 12मासी नदियां हैं वहाँ पर और टेरेन ऐसा है जहाँ पर डैम बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो जल विद्युत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं लगाई गई। हालांकि उड़ीसा जैसे राज्य में आपको मैदानी क्षेत्र में भी बहुत बड़े बांध दिखते हैं। हीराकुंड बांध की मैं बात कर रहा हूँ। जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास और बायोगैस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। यह किसानों के लिए भी लाभकारी है। अन्य कुछ स्रोत में क्या क्या हो सकता है? समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे पारंपरिक स्रोतों पर भी शोध जारी है, लेकिन इससे उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाता। हमारा देश बहुत बड़ा है ना, 140 करोड़ की आबादी है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, सरकार की नीतियाँ और पहल क्या है? राष्ट्रीय विद्युत नीति, यह नीति कोयला आधारित ऊर्जा के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा को संतुलित करने पर केंद्रित है कि पारंपरिक और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चला जाए। उज्ज्वला योजना, सूर्य मित्र कार्यक्रम, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए बनाया गया है। ऊर्जा भंडारण मिशन और मेक इन इंडिया पहल के तहत में काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है इसमें, हमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। चुनौतियाँ क्या है? आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण की समस्या बन रही है, बुनियादी ढांचे का अभाव है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी अपने पास कम है, जैसे ग्रिड हो गया, भंडारण की सुविधा का अभाव है, वित्तीय संसाधन इन्वेस्टमेंट कम है, निवेश कम है इस सेक्टर में। जिस हिसाब से इस सेक्टर में काम होना चाहिए उसके हिसाब से निवेश कम है इसमें। भू राजनीतिक जोखिम बना हुआ रहता है। अभी ईरान को लेकर संकट बना हुआ है। अगर ईरान के साथ कुछ गलत होता है, जो कि 2025 में पूरी संभावना है, तो फिर भारत के लिए एनर्जी संकट बढ़ सकता है। भविष्य के लिए रणनीति क्या है? तो 2030 तक भारत ने पेरिस लक्ष्य के अनुसार 2030 तक 50% बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की बात बोली है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से 50% बिजली का उत्पादन हम लोग करने लग जाएंगे। हाइड्रोजन मिशन भी हम शुरू कर रहे हैं, इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। हाइड्रोजन मिशन को ऊर्जा दक्षता, यानी कि ऐसे एनर्जी के लिए कंजम्पशन को सही करें, ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करें, ऐसे डिवाइस का उपयोग करें जिसमें बिजली की खपत कम हो तुलनात्मक रूप से। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अमेरिका, रूस और अफ्रीकी देशों की सहायता से हम लोग आयात की विविधता ला रहे हैं। विविधता मतलब कि अलग अलग स्रोतों पर हम लोग बढ़ रहे हैं। निजी निवेश भी है। क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में निजी और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। निवेश आएगा, निवेश का मतलब होता है पैसा लगाएगा कोई, तो इसमें क्या होंगे? नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे। नए प्रोजेक्ट बनने से और भी ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का सगाबंधु टॉपिक है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति, कारण, समस्याएं और समाधान। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होते हैं? तो ये मॉडर्न है। हाल फिलहाल के दिनों में ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये ढूंढा गया है। कोई पहले इमेजिन कर सकता था कि सूर्य की रोशनी की मदद से हम लोग बिजली बना सकते हैं? नहीं इमेजिन हम लोग कर सकते थे, इसीलिए इनको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरह होते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा भारत की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि भाई इकोनॉमी के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित होनी चाहिए। भारत में स्थिति क्या है नवीकरणीय ऊर्जा की? तो अभी हमारे पास में 2025 तक भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा का 40% से अधिक योगदान हो चुका है। और दुनिया में सोलर एनर्जी के मामले में हम लोग 4th पोजीशन पर हैं, चौथे पोजीशन पर हैं। पहले स्थान पर चीन बना हुआ है, पहले स्थान पर चाइना है, जिसने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शानदार काम किया है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश है, नहीं चौथा है, हम फोर्थ हैं, ये गलत लिखा हुआ है। एक बार आप भी सर्च कर लीजिएगा, क्या पता इसमें फैक्चुअल मिस्टेक हो। चौथे हैं हम, ये देख लीजिएगा एक बार। ओके, 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 100 गीगावाट को पार कर चुकी है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जो हैं ये सोलर एनर्जी में अग्रणी राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु को अधिक सूर्य दिवस प्राप्त होते हैं। सूर्य दिवस क्या होता है? जिस दिन आपको सनलाइट दिखते हैं वो सूर्य दिवस होता है दरअसल में, सबसे सामान्य भाषा में समझते हैं हम लोग। तो राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जो हैं इनको सबसे ज़्यादा सूर्य दिवस प्राप्त होते हैं, इसीलिए ये अग्रणी है और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इन्होंने इस क्षेत्र में निवेश भी किया है, काम भी किया है। पवन ऊर्जा, भारत पवन ऊर्जा। अब सोलर के बाद कौन सा है? विंड एनर्जी, फिर जल विद्युत, फिर जैव ऊर्जा, फिर लक्ष्य पर हम लोग आएंगे। पवन ऊर्जा, भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर है, जिसकी क्षमता 40 गीगावाट से अधिक है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में विंड एनर्जी पर बहुत अच्छा काम किया गया है। विंड एनर्जी यानी कि आपने वो पवन चक्की देखा है जो गोल गोल घूमता रहता है, बहुत बड़ा वो चक्की होता है। अगर नज़दीक से उसको देखेंगे, मैं जब उज्जैन गया था तो नज़दीक से देखने का अवसर मिला था, बहुत बड़े होते हैं। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते उतने बड़े उसकी पंखी होती है, नीचे से देखने में तो बहुत छोटी सी लगती है। तो चौथे स्थान पर हैं अभी इसमें हम। तमिलनाडु और महाराष्ट्र सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत। छोटी और जल विद्युत जो परियोजनाएं होती हैं उनसे 50 गीगावाट बिजली उत्पन्न होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बायोमास और बायोगैस से ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन बढ़ रहा है, जिसकी क्षमता 10 गीगावाट के आसपास आंकी जाती है। विकास के कारण क्या है? पर्यावरणीय दबाव। पर्यावरणीय दबाव भी है हमारे ऊपर कि भाई प्रदूषण को कम करना है, इसलिए हम नवीकरणीय ऊर्जा का विकास कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए जो हमने वादा किया है उस वादा को भी निभाना पड़ेगा। ऊर्जा सुरक्षा, तेल और गैस के अलावा भी हम बाकी चीज़ों पर निर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं ताकि तेल और गैस पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, सौर ऊर्जा, पवन टरबाइन की लागत में कमी और तकनीकी सुधार ने इसको किफ़ायती बना दिया है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप अगर एक बार पैसा लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिल सकती है। सरकारी प्रोत्साहन, सरकार भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है सोलर एनर्जी के लिए, जैसे नेशनल सोलर मिशन और हरित ऊर्जा गलियारा को विकास को बढ़ावा दिया गया है ताकि हम देश में रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत की तरफ में बढ़ सकें। ग्रामीण ज़रूरतें, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुँचाने के लिए सौर और जैव ऊर्जा जैसे विकल्प को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। अगर घर घर में सोलर एनर्जी लग जाए तो देश के एनर्जी कंजम्पशन जो है, जो भारत सरकार से मांग करता है एनर्जी का, देश के जो ग्रिड पर लोड पड़ता है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे करके भारत में गर्मी के दिनों की संख्या, सोलर दिवस की संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, तो इस कारण से अगर घर घर में सोलर लग जाए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा भारत का। पॉल्यूशन तो कम से कम ही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी समस्याएं क्या हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरमिटेंसी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि सूर्य जो है वो दिन में ही दिखेंगे और पवन जब चलेगी तभी पवन ऊर्जा काम करेगा। ठीक है, इसके कारण से एक बड़ी चुनौती देखी जा सकती है। भंडारण की कमी, हमारे पास अभी भी सोलर एनर्जी को भंडारित करने के लिए या विंड एनर्जी को भंडारित करने के लिए अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ग्रिड से नहीं जोड़ पाए हैं अभी भी हम। नवीकरणीय ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनको ग्रिड से हम लोग नहीं जोड़ पाए। इसको लेकर कौन सी योजना है? मेन से योजना भूल जाते हैं। कुसुम योजना पढ़ा है आपने? किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना करके है, जिसमें किसान अपने खेत में सोलर लगा लें और उस सोलर को भारत सरकार को बेच भी सकते हैं। क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में इस तरह की योजनाएं? जमीन की उपलब्धता, बड़े सौर और पवन फार्म के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सारे भूमि पर सोलर ही लगा देंगे तो खेती कहाँ होगी? जितने नहर हैं उनको ढक दीजिए सोलर से, जितने नहर हैं सबको ढक दो सोलर से। इससे क्या होगा भाई? तो जल का संरक्षण भी हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण कम होगा और हमें सोलर बिजली भी मिल जाएगा। क्या मैं हवा में बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात में जब मोदी जी सीएम थे तो उन्होंने ये काम किया था और शानदार मॉडल है गुजरात का। वित्तीय चुनौतियाँ भी हैं, निवेश कम है इस क्षेत्र में, तकनीकी निर्भरता है, सौर पैनल, बैटरी निर्माण है। भारत अभी भी आयात पर निर्भर है, वो भी आयात कहाँ से? चीन से। जागरूकता की कमी है, ग्रामीण और छोटे शहर में लोग नवीकरणीय ऊर्जा को लाभ और उपयोग के बारे में कम जानकारी है। जानकारी सबको है, कोई करना नहीं चाहता है। समस्याओं का समाधान, जो समस्या लिखी है उसका समाधान क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुसुम योजना, लिखा हुआ है ना, ये चीज़ दिमाग में खुद ही आना चाहिए। मेन से आपका ऊर्जा भंडारण, बैटरी तकनीक जैसे लिथियम आयन, हरित हाइड्रोजन पर निवेश बढ़ा करके ऊर्जा भंडारण की समस्या का हल किया जा सकता है।
स्मार्ट ग्रिड, यानी कि जो भी बिजली का उत्पादन कोई कर रहा है सोलर से, उसको देश के ग्रिड में भेज सके और अपना पैसा वापस ले सके। यानी कि आपने बिजली का उत्पादन कर लिया, आप अपने घर में उपयोग कर लिया, उसके अलावा आपके पास से कुछ बिजली बच गई तो भारत सरकार को बेच दो, पैसा ले लो। स्वदेशी उत्पादन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPP, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये हमें करना, सरकार और निजी सेक्टर मिलकर काम करें। जमीनी उपयोग नीति, बंजर व गैर कृषि योग्य जो भूमि है, सारे रेगिस्तान को चीन ने क्या किया, भर दिया सोलर पैनल से। पहाड़ी एरिया को भर दिया, ऐसे एरिया जहाँ पर कृषि नहीं हो रही सबको भर दिया उसने। अब खूब उत्पादन हो रहा है। अपने यहाँ रेगिस्तान की कमी है क्या, बंजर भूमि की कमी है क्या, नहरों की कमी है क्या, सबको भर देना चाहिए सोलर से। जागरूकता अभियान, सब्सिडी और ऋण भी मिल रहा है। सब्सिडी प्रदान करती है भारत सरकार, जैसे कुसुम योजना के तहत सौर पंप के लिए भी सहायता मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी और निवेश के लिए जर्मनी, जापान, अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना, ये भी हम काम कर सकते हैं। भविष्य के लिए संभावनाएं क्या हैं नवीकरणीय ऊर्जा का? हरित हाइड्रोजन मिशन, इसको डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। अपग्रिड समाधान, ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में माइक्रो ग्रिड और बायोगैस संयंत्रों का विस्तार कर सकते हैं। शहरी उपयोग, शहरों में इमारतों पर सौर पैनल, ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। जो शहर में आप देखते हैं घर के बाहर शीशे लगे रहते हैं, उसकी जगह पर अमेरिका जैसे देशों में और चीन में भी क्या होता है, तो सोलर पैनल ही लगा दिया जाता है। सोलर पैनल से ही पूरी बिल्डिंग ढकी होती है, जिससे वो एनर्जी रूप से क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपना ऊर्जा खुद उत्पादित कर लेती है। जितने मॉल हैं उनके लिए भी आप लागू कर दो कि भाई अपना ऊर्जा खुद उत्पादित करो, सोलर पैनल होना चाहिए आपके पास में। ये सब कुछ अनिवार्यता हमें करना पड़ेगा। वैश्विक नीति, भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। याद कीजिए बचपन के दिनों को, जब आप पढ़ते थे कि हाइड्रोजन भविष्य की एनर्जी स्रोत है। भविष्य का ऊर्जा स्रोत किसको माना जाता है, क्वेश्चन आता था, हम लोग बोलते थे हाइड्रोजन को, है ना। तो हाइड्रोजन का भविष्य अब आ चुका है। भविष्य 20 साल पहले पढ़ा होगा ना आपने, अब तो आ गया ना। तो अब तो भविष्य यही है, अब तो हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि इस एनर्जी के उपयोग के पश्चात केवल स्वच्छ जल की प्राप्ति होगी और कुछ नहीं। H2O की प्राप्ति होगी, जल है, यानी कि गाड़ी लेकर गए आप हरिद्वार की यात्रा पर और आए तो एक टैंकर पानी भर के ले आए, इसी प्रकार का होगा क्या, तो हाइड्रोजन ईंधन जो है इसी प्रकार का होगा। भारत सरकार इसके लिए शानदार काम करे। ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा H2O में से H2 को अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के द्वारा। तो जिस विधि का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है, तो ये भी ग्रीन स्रोत से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइड्रोजन के निर्माण के लिए आप कोयला जला करके बिजली बना रहे हैं, तब तो फिर से चेन गड़बड़ हो गया, चेन में फिर से पॉल्यूशन हो गया। एक ऐसा चेन जिसमें कहीं पर कोई पॉल्यूशन ना हो। हमने हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के लिए जो बिजली का उपयोग किया, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रीन स्रोत से होना चाहिए, सोलर से होना चाहिए, विंड से होना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स से होना चाहिए। तत्पश्चात हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया और H2O में से H2 को अलग करके हमने ईंधन का निर्माण कर लिया। अब ये ईंधन जब जलेगा तब भी कोई प्रदूषण नहीं होगा, यानी कि पूरे चेन में हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर के उपयोग तक में कहीं पर भी कोई भी पॉल्यूशन नहीं हुआ है। इसी को कह दिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, 100% स्वच्छ ऊर्जा। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम ये ग्रीन स्रोत की जगह पर गैस का उपयोग कर लेंगे तो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग कलर के हाइड्रोजन को सब कैटेगराइज किया गया है, किस के आधार पर, तो जिस स्रोत का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं उस स्रोत के आधार पर। हरित हाइड्रोजन क्या होता है, हरित वह जो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपकरण के लिए माध्यम से उत्पन्न किया, जिसमें बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से ली गई हो। अभी मैंने समझाया आपको। कार्बन उत्सर्जन जीरो होता है। पानी H2O को H2 और ऑक्सीजन विभाजित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है, या बिजली स्वच्छ स्रोतों साथ ही से हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। अन्य हाइड्रोजन से तुलना ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, बिजली बनाने के लिए बिजली बनाया प्राकृतिक गैस से, तत्पश्चात उससे इलेक्ट्रोलाइसिस किया, देन हम लोग हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनता है, लेकिन कार्बन कैप्चर तकनीक का उपयोग करते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है,
प्राकृतिक गैस से इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि होती है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है इसको हमने कैप्चर कर लिया, जिससे इसको क्या कहा था, ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है। ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, सबसे अधिक प्रदूषणकारी होता है। उपयोग हरित हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन, बिजली उत्पादन सभी जगहों पर किया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वेरी 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 इम्पोर्टेंट आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। लॉन्च हुआ है 4 जनवरी 2023 को, पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक नज़र नहीं पड़ी है इसकी बीपीएससी के, तो पूछा जा सकता है आपसे। प्रारंभिक निवेश में 19,774 करोड़ रुपए का है और 2030 तक इसको हमें इम्प्लीमेंट कर देना है। भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात, क्या क्या, प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट, 2030 तक 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन का हमें उत्पादन क्षमता हासिल करना है, प्रोडक्शन करना है हमें इसका। 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से जोड़ना है इसको। जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता जो है उसको हमें कम करना है। प्रमुख पहल क्या क्या रखा गया इसमें? साइट प्रोग्राम, यूपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है। SIGHT प्रोग्राम जो है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कृपया इसको ध्यान में रखें। इलेक्ट्रोलाइजर और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए है ये, इलेक्ट्रोलाइजर भी हम बनाएं और हरित हाइड्रोजन भी हम निर्माण करें। हरित हाइड्रोजन हब का उपयोग करें। उपयोग मतलब, हब मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर हरित हाइड्रोजन का खूब बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट जैसे स्टील, परिवहन, शिपिंग, इन सभी जगहों पर हम अब ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग धीरे धीरे कर रहे हैं। वैश्विक बाजार में हरित हाइड्रोजन, इसके डेरिवेटिव जैसे हरित अमोनिया को बढ़ावा देना, जिससे इसका उपयोग बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हम सप्लाई बढ़ा करके कुछ रुपया कमा सकते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? भारत वर्तमान में लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन खपत होती है, जो ज़्यादातर ग्रे हाइड्रोजन है हमारे पास, हरित हाइड्रोजन नहीं है। हालांकि असम में हमने प्रोजेक्ट लगाया है हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन एक प्रारंभिक चरण में है। NTPC और कुछ कंपनियां जो हैं, जैसे सूरत में एक प्रोजेक्ट लगा है, एक असम में भी लगाया गया है हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए। प्रगति क्या है? तो 2025 तक कुछ परियोजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ही है, प्रारंभिक चरण में है, बिल्कुल शिशु अवस्था में है अभी। वैश्विक स्थिति क्या है? वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 1% से कम है। भारत इसे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है कि कोई और देश इस क्षेत्र में आए, उससे पहले हम इस क्षेत्र में आ जाएं, जिससे क्या हो कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ में 100% शिफ्ट कर सकें। समस्याएं क्या हैं? उच्च लागत है। हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में 3.5 से 5.5 डॉलर प्रति किलो की लागत होती है। 3.5 डॉलर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 4 डॉलर मान लेते हैं, मान लीजिए 3 ही डॉलर, तो 80 रुपये का ही मान रहे, जो कि अभी 87 के आसपास चल रहा है डॉलर, तो कितना हो गया? 240 रुपये केजी का लागत है। अगर मान लीजिए कंपनी जो बना रही है वो भी तो कुछ रुपया लेगी, भारत सरकार मान लीजिए टैक्स फ्री कर दे, रिन्यूएबल है तो हो सकता है कि भाई सभी को बढ़ावा देंगे, टैक्स फ्री कर दे। 10 रुपया भी अगर कोई कंपनी कमाती है तो 250 रुपये केजी बिकेगा ये। कौन ऐसा है जो पेट्रोल को छोड़ करके और ये खरीदने जाएगा, आप मुझे बताएं। तो कोई भी चीज़ का अगर निर्माण होता है तो उसको कॉस्ट इफ़िशियंसी बनाया जाता है भाई, कि कॉस्ट जो है वो वहन कर सकें लोग। अगर कॉस्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या मतलब बनता है हरित हाइड्रोजन का? यानी कि हमें कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, अभी इसको नीचे लाना पड़ेगा। 60, 65, 70 रुपये तक अगर हम इसको बना लेते हैं तो मार्केट में अगर 80 रुपये का भी आ जाता है, 85 का भी आ जाता है, तो लोग धड़ल्ले से खरीदेंगे। इलेक्ट्रोलाइजर की कमी है अपने पास, अभी इलेक्ट्रोलाइजर की बहुत बड़ी कमी है, भारत को आयात करना पड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति, हरित हाइड्रोजन लगातार नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर है। भंडारण और परिवहन, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है। पानी की मांग, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पानी चाहिए होता है, और पानी अगर हम इसमें उपयोग करने लग जाएंगे तो पीने का पानी का क्या होगा? तो समुद्र का पानी बचा हुआ है, उसका उपयोग कर लो भाई। जागरूकता और कौशल, इससे जुड़े हुए स्किल भी अभी हमारे पास नहीं है। समाधान क्या हो सकता है? लागत में कमी, स्वदेशी स्तर पर टेक्नोलॉजी का निर्माण करें। इलेक्ट्रोलाइजर अगर सस्ता मिलेगा, नवीकरणीय ऊर्जा अगर सस्ता मिलेगा, तो हो सकता है कि हम सस्ते बिजली का निर्माण, सस्ते हरित हाइड्रोजन का निर्माण कर पाएँ। नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता अगर 24 घंटे होगी तो 24 घंटे काम करेगा। बुनियादी ढांचे का विकास करना पड़ेगा। नीतिगत समर्थन, भारत सरकार को भी इसके लिए नीतिगत रूप से काम करना पड़ेगा। अनुसंधान और विकास पर बढ़ावा देना पड़ेगा। जागरूकता और प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हम स्थापित कर सकते हैं। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं?
आर्थिक लाभ 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में। पर्यावरणीय प्रभाव 50 मिलियन टन ग्रीन गैस और उत्सर्जन में कमी और 1 लाख रुपए तक के जीवाश्म ईंधन आयात की बचत हो सकती है। इससे वैश्विक नेतृत्व भी कर सकता है भारत, और पेरिस समझौता का जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक का, और जो ग्लासगो समिट में मोदी जी ने बोला था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश हो जाएंगे, जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले देश हो जाएंगे, वो हम हासिल कर पाएंगे इसकी मदद से। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है गुरु? इथेनॉल क्या है, भारत की स्थिति, समस्याएं और आगे की रणनीति। इथेनॉल पर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। हमारे जो वर्तमान मंत्रालय के मंत्री हैं हाँ, तो वो भी बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं कि इथेनॉल को लेकर के जागरूकता पैदा किया जाए। जो किसान अभी भोजन उत्पादक हैं, भोजन उत्पादक को हम ऊर्जा उत्पादक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इथेनॉल के लिए सारे अन्न का अगर आप उपयोग कर लोगे तो लोग खाएंगे क्या? इथेनॉल पी करके थोड़ी ना रहेंगे। इसके लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया था इथेनॉल बनाने के लिए, वो दरअसल में भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने पीने की वस्तुएं होती हैं। देखिए जरा ये क्या है, एक प्रकार का जैविक ईंधन है, बायोफ्यूल है। यह एथिल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है इसको। अल्कोहल होता है OH, ये पीने वाला अल्कोहल नहीं है, पियोगे तो निपटा देगा आपको। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। OH ग्रुप तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, OH ग्रुप तो पढ़ते हैं गुरु, और अल्कोहल का ग्रुप है ये। यह एक रंगहीन ज्वलनशील तरल पदार्थ है, रंगहीन कलरलेस ज्वलनशील पदार्थ है, जो प्राकृतिक रूप से किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है। ये जो मैंने आपको परिभाषा बताया है, कृपया करके इस पर समुचित परिभाषा का उपयोग करें अपने उत्तर लेखन के दौरान जब इथेनॉल पूछा जाता है तो। इथाइल अल्कोहल जो है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये कुछ टेक्निकल टर्म है, इसका उपयोग अवश्य ही करें परिभाषा में। उत्पादन मुख्य रूप से गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ, अन्य फसलों के प्राप्त शर्करा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होगी, शर्करा की मात्रा अधिक होगी, वहाँ से इसका किण्वन के द्वारा इथेनॉल का उत्पादन होता है। भारत में ज़्यादातर गन्ने के गुड़ मोलासेस से तैयार किया जाता है। उपयोग क्या है? इसको हम पेट्रोल में मिश्रित कर सकते हैं, पेट्रोल बिंडिंग कहा जाता है इसको। पेट्रोल के साथ मिश्रण कर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में, चिकित्सा में कीटनाशक और सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट मतलब किसी चीज़ को घोलने के लिए, उद्योगों में रासायनिक उत्पादन के लिए, पेय पदार्थों में अल्कोहल के रूप में भी उपयोग किया जाता। कभी भी 100% प्योर अल्कोहल नहीं पिया जाता, उसमें कुछ मिश्रण करना पड़ता है हमें, तो उसके पश्चात उसको कंज्यूम हम लोग कर सकते हैं। खासियत यह जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल की तुलना में कम प्रदूषणकारी होता है, नवीकरणीय स्रोतों में बनाया जा सकता है। देखिए क्यों इसको मिक्स करने की बात की जा रही है, क्योंकि एक तो प्रदूषण कम फैलाता है ये, दूसरा क्या है, इसका उत्पादन अपने देश में हो सकता है, तीसरा ये है कि इसके मिश्रण से पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके मिश्रण के फलस्वरूप क्या होगा, अगर हम अभी 100 लीटर मान लीजिए पेट्रोल का हम आयात कर रहे हैं, अगर हम 20 लीटर देश में इसमें मिश्रित करने लग गए तो अगली बार हमें 80 लीटर ही आयात करना पड़ेगा। 20 लीटर का फ़ायदा है, 20% का फ़ायदा है यहाँ पर, है ना, कि 80 लीटर बाहर से मंगाया, 20 लीटर उसमें इथेनॉल मिला दिया तो 100 लीटर हो गया, और उसका उपयोग कर लिया हमने, 20% का हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बचत कर लिया। तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि ये प्रदूषण से भी मदद करता है, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP जो देश की आयात निर्यात का बिल है, उस बिल में भी कटौती कर सकता है, भारत के पक्ष में आ सकता है ये। इथेनॉल की स्थिति क्या है? भारत दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल उत्पादक देशों में से एक है। 2024 तक भारत की इथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग में 1000 करोड़ लीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में बता रहा हूं आपको। 2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल मिश्रण स्तर पर केवल 1.5% था, 2024 में यह 15% तक पहुंच गया है। देखिए 10 सालों में हम 1.5% से 15% तक आए हैं, बहुत लंबी चौड़ी यात्रा है, अच्छा खासा हमने सफर तय किया है। लेकिन भारत सरकार जोर दे रही है कि हम 20% तक लाएंगे इसको। E20 है भारत सरकार का लक्ष्य, 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का रखना है, कि 20% आपके जो पेट्रोल डाला जाए आपकी गाड़ी में, उसमें 20% तक इथेनॉल हो, और इसके लिए इंजन में भी कोई खास परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। स्रोत भारत मुख्य रूप से गन्ना से बनता है, हाल के वर्ष में मक्का, चावल और क्षतिग्रस्त अनाज जो खाने योग्य नहीं होते उन अनाजों से भी इसका उत्पादन होता है।
लेकिन कई सारे एक्सपर्ट जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर हम इससे इथेनॉल बनाने लग गए तो हमारे पास खाद्य संकट क्रिएट हो सकता है। ऑलरेडी भारत में खाद्य का संकट बना हुआ रहता है। प्रमुख राज्य तो उत्तर प्रदेश अपना टॉप पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इथेनॉल उत्पादन में अग्रणी है। आर्थिक प्रभाव, इथेनॉल उत्पादन में चीनी मिलों को 25,000 करोड़ से अधिक की आय हुई है, जिससे किसानों को भी लाभ मिलता है। पर्यावरणीय प्रभाव भी पड़ा है। इथेनॉल बिल्डिंग से 10 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, हमने कुछ वर्षों में हासिल किया है। यानी कि आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से, स्ट्रेटजिक रूप से कैसे देश की ऊर्जा निर्भरता जो भी बाहर के देशों बनी हुई है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है। और आर्थिक रूप से लाभकारी है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सुधर सकता है। सामाजिक रूप से जो किसान अभी तक केवल अन्नदाता थे वो अब ऊर्जा उत्पादक बनेंगे। यही मोदी जी का स्टेटमेंट है, मेरा लाइन नहीं है ये। भारत में इथेनॉल से संबंधित समस्याएं क्या हैं? कच्चे माल की उपलब्धता में अभी भी हमें चुनौती का सामना करना पड़ता है। उत्पादन की लागत अधिक है, बुनियादी ढांचा अभी भी कम है हमारे पास। वाहन अनुकूलता, पुराने वाहन E20 ईंधन के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, जो बहुत पुराने वाहन हैं। नए वाले अगर आप बाइक वगैरह खरीदेंगे तो उसका इंजन एडवांस रहता है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो पुराने भारी वाहन होते हैं खासतौर से उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनके इंजन इसके लिए कैपेबल नहीं है। पुराने वाले ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ, बस भारी वाहन की मैं बात कर रहा हूँ। आपूर्ति श्रृंखला, चीनी मिलों से इथेनॉल को तेल कंपनियों तक पहुंचने में देरी और लॉजिस्टिक की समस्याएं होती हैं। कुछ नीतिगत चुनौतियां भी हैं, पर्यावरणीय चुनौती हैं। बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती से पानी का संकट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है और अभी सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का ही उपयोग किया जा रहा है इथेनॉल के उत्पादन के लिए। आगे की रणनीति क्या है? उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने चाहिए हमें। नीतिगत समर्थन यानी कि इथेनॉल की खरीद मूल्य में संशोधन करने की भी बात की गई है। चीनी मिल और डिस्टिलरीज को भी सब्सिडी और कर छूट वगैरह दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत 2G इथेनॉल संयंत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, रटने वाला फैक्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। इसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको आप मन से सोच करके लिख सकते हैं। ये सारे आपको याद एग्जामिनेशन में नहीं रहेंगे। जिस हद तक फैक्ट याद रहता है याद कीजिए, बाकी खुद से सोच करके पॉइंट को कंस्ट्रक्ट कीजिए, आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। बुनियादी ढांचे का विकास हमें करना पड़ेगा। वाहन अनुकूलता, हमारे पास जो वाहन हैं उनके नए एडवांस इंजन इस प्रकार के हों कि वो इथेनॉल मिक्स वाले जो पेट्रोल होते हैं उस पर भी चल सकें, उनको कोई खास दिक्कत ना आए। किसानों के लिए लाभ, इथेनॉल का जुड़े किसानों को बेहतर मूल्य और आय की गारंटी हमें देना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे मूल्य फिर से बिचौलिए खा जाएं और किसान के हाथों में फिर से कुछ ना आए। पर्यावरणीय संतुलन, पानी और मिट्टी के संरक्षण की टिकाऊ खेती पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि सारा पानी का उपयोग हमने कर लिया किसमें? गन्ना के उत्पादन में ही और इथेनॉल के लिए ही। 2025 तक 20% ब्लेंडिंग E20, 2030 तक 25 से 30% ब्लेंडिंग की हमें लक्ष्य रखा है हमने कि हम मिश्रित करेंगे। तेल आयात पर निर्भरता को 50% तक कम करने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है और इसको जरूर लिखिएगा। किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाना है हमें, तो ये काफ़ी बड़ा इसमें मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्देशीय जलमार्ग, भारत की स्थिति, समस्याएं, सरकारी प्रयास और आगे की रणनीति। अंतर्देशीय जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज। क्या होता है भाई इनलैंड वाटरवेज? तो देश के अंतर्गत जो नदियाँ हैं, नहरें हैं या जो भी जल के हैं साधन हमारे पास, उसको हम रास्ते के तौर पर उपयोग करते हैं, उसको हम परिवहन के तौर पर उपयोग करते हैं, वही होता है अंतर्देशीय जलमार्ग। आज नहीं है ये। आपने कभी इमेजिन किया है कि सम्राट अशोक के समय में जब NH नहीं था तो वो पटना से दिल्ली कैसे आते होंगे? पटना से काबुल कैसे जाते होंगे? अफ़गानिस्तान। उज्जैन के गवर्नर हैं, उज्जैन तक कैसे आते होंगे? कैसे आते होंगे? बीच में सारे जंगल थे, आबादी कुछ लाख थी पूरे भारत की। आप सोच नहीं पाते चीज़ों को। सोचिए जरा किस प्रकार से आते होंगे। तो जब प्राचीन भारत को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख जो मार्ग था जिसके द्वारा परिवहन संचार होता था, लोग आते जाते थे, वो जलमार्ग था, ना कि रास्ते पर मार्ग थे। रास्ते तो बहुत दुर्बल होते थे, बहुत कठिन होता था चलने के लिए। गलत शब्द बोल दिया था मैंने। बहुत कठिन होता था चलने के लिए, जंगल होते थे, दस्यु होते थे, जंगली जानवर होते थे। सम्राट अशोक ने रास्तों का निर्माण करवाया था, उसके बगल में पानी के स्रोत लगवाए थे, फलों के वृक्ष लगवाए थे, यानी कि जंगल काट के उन्होंने रास्ता बनाया था। रास्ते पहले नहीं होते थे। गुलाम भारत में ही जाइए, उसमें भी रास्ते नहीं थे, जलमार्ग का उपयोग होता था। क्यों बड़े शहरों का निर्माण जलमार्ग के करीब ही हुआ है? क्योंकि हिस्ट्री से ही चली आ रही, जलमार्ग के द्वारा ही सबसे पहले वहाँ पहुँचा गया। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कैसे वहाँ से वो दिल्ली आते होंगे,
तो गंगा से यमुना, यमुना से ये सबसे शानदार और आसान मार्ग यही होता था। ठीक है, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वाटरवेज आज हम नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं अपने देश में, भारत में नहीं कर रहे। यूरोप में होता है उपयोग, चीन में होता है उपयोग, हम भारत में नहीं कर रहे हैं उसका उपयोग, क्योंकि हमने नदियों को तबाह करके रख दिया है। इतनी पूजा प्रार्थना की हमने नदियों को तबाह कर दिया। जिन्होंने नदियों की पूजा प्रार्थना नहीं की उनके यहाँ नदियाँ शानदार चल रही हैं। माने कहने का मतलब ये है कि हमारे हिंदू संस्कृति में या भारत की संस्कृति में नदियों को इतना सर्वोत्तम स्थान इसीलिए दिया गया है ताकि हम उसके महत्व को समझें कि उसका इकोनॉमिक महत्व है, उसका पर्यावरणीय महत्व है, उसका सोशल महत्व है हमारे लिए, उसको हम समझें। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी अवधारणा है, लेकिन अब हम फिर से इसको विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थिति क्या है? तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग का नेटवर्क है। नौगम्य का मतलब नौका चलने योग्य। 14,500 किलोमीटर हमारे पास है, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे पास, जिसमें ब्रह्मपुत्र नहर बैक वाटर शामिल हैं, गंगा नदी शामिल हैं। नीचे की नदियाँ जो हैं वो चलने के नौगम्य कम हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ नौगम्य कम है क्योंकि पठारी प्रदेश है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन उत्तर भारत की लगभग तमाम नदियाँ जो हैं वो नौगम्य हैं, नौका चलने योग्य है। इससे 5,200 किलोमीटर नदियाँ और 4,000 किलोमीटर नहरें यांत्रिक जहाज़ों के लिए उपयोगी हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी हल्दिया से इलाहाबाद 1620 किलोमीटर का है। NW2 है कहाँ से कहाँ तक, तो धुबरी से सदिया 891 किलोमीटर, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। और NW3 है पश्चिमी तट नहर योजना, केरल में है, 205 किलोमीटर लंबी है ये। उपयोग क्या है? 2024 तक भारत में जलमार्गों से लगभग 133 मिलियन टन कार्गो का परिवहन हो रहा है। अब हमने धीरे धीरे करके, जब से मोदी जी गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने नेशनल वाटरवेज पर शानदार काम किया है और कई सारे वाटरवे को विकसित किया गया है। हालांकि यह कुल माल ढुलाई केवल 2% है। अमेरिका में 21%। अभी मैंने समझाया ना आपको कि भारत में जलमार्ग का हम लोग कम उपयोग करते हैं, लेकिन यूरोप के देश और अमेरिका और चीन जैसे देश बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। हम केवल 2% माल की ढुलाई करते हैं, जबकि अमेरिका 21% तक। अमेरिका की इकॉनमी कितनी बड़ी है, उसमें 21% वो जलमार्ग के थ्रू होता है। चीन में 8 से 10% की तुलना बहुत ही कम है। गोवा, केरल, वेस्ट बंगाल, असम, पूर्वोत्तर भारत में जलमार्गों का उपयोग अधिक है। यूपी जिसके पास इतनी बड़ी गंगा नदी है, बिहार जिसके पास गंगा नदी है, वहाँ पर इसका कम देखा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर वाटरवे हमने सही से नहीं बनाए हैं। अभी कुछ दिन के लिए आ जाता है चुनाव के समय में, फिर गायब हो जाते हैं। समस्याएं क्या हैं? बुनियादी ढांचे की कमी है, टर्मिनल नहीं है, चैनल नहीं है, घाट नहीं है, जहाज़ मरम्मत की सुविधाएं नहीं है, नदियों में गाद का जमाव है, गहराई की कमी से बड़े जहाज़ चल ही नहीं पाते हैं। अंतरायिकता यानी कि मौसमी है, कई सारे मानसून के मौसम में बाढ़ और बाकी मौसम में सूखा की स्थिति बन जाती है, जबकि बारहमासी नदी है। डिसमैनेजमेंट के कारण से इस तरह की स्थिति बनती है। निवेश की कमी है, प्रदूषण, पारिस्थितिकी प्रदूषण तो आप देख ही रहे हैं किस हद तक है, पूरा खराब कर दिया हमने। जलमार्ग और प्रशिक्षण, जल परिवहन के कुशल कर्मियों की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है। लागत व समय भी है, बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, लागत समय भी ज़्यादा लग जाता है। अंतर्राज्यीय समन्वय, जल संसाधनों पर राज्यों के बीच विवाद है, जैसे कावेरी महानदी को लेकर विवाद है, जिसके कारण से बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। ये चुनौती मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्या है? सरकारी प्रयास। सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम किए होंगे सरकार ने? अभी तो बताया, 2016 में अधिनियम बनाया जिसके तहत 111 नेशनल वाटरवे घोषित किया गया। 2-4 के तो नाम आप याद रख ही सकते हैं, प्रीलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये तो। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण भी हमने बना लिया जो इसके क्षेत्र में काम करेगा। 1986 में स्थापित IWAI जलमार्गों के विकास रखरखाव के लिए नियम वगैरह बनाता है, लेकिन बस है ये बॉडी, कोई काम इसने किया है क्या? बहुत सारे काम किए हैं। इसका मुख्यालय नोएडा में है, यहीं पर है, मेरे बगल में ही है। जलमार्ग विकास परियोजना NW1 पर विश्व बैंक की सहायता से हल्दिया वाराणसी खंड का विकास किया गया है। बहु मॉडल टर्मिनल, ऐसे टर्मिनल जिनका उपयोग हम कार्गो के लिए भी कर सकें, परिवहन के लिए भी कर सकें, जैसे बनारस, साहिबगंज, हल्दिया नेविगेशन सुविधाएं शुरू की गई हैं। बंदरगाह जलमार्गों को जोड़कर एकीकृत परिवहन नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं कि भाई बंदरगाह जो हैं और जलमार्गों को जोड़ करके इंटीग्रेटेड परिवहन पूरा नेटवर्क बन जाए हमारे पास। केंद्रीय सड़क निधि से 2000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। 2014 के बाद माल ढुलाई में 650% लगभग में इजाफा हुआ है। संचालित जलमार्गों में 767% की वृद्धि देखी गई है। पायलट प्रोजेक्ट भी कुछ चल रहे हैं। असम के जोगीघोपा में इनलैंड वाटर टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है और झारखंड के साहिबगंज में भी किया गया है।
कोयला, सीमेंट, उर्वरक जैसे बल्क कार्गो के लिए जलमार्ग का उपयोग हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में कार्गो के लिए जो कोयला, सीमेंट, उर्वरक होते हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो जलमार्ग का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियों में भी गिना सकते हैं कि जल प्रदूषण बढ़ जाएगा और डॉल्फिन को नुकसान होगा। डॉल्फिन। आगे की रणनीति क्या है भाई? तो आगे की रणनीति है बुनियादी ढांचों का विकास, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को करना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, नहीं तो पॉल्यूशन का कारण बन सकता है। प्रदूषण पर नियंत्रण हमें करना पड़ेगा। जल प्रदूषण जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रहे हैं और आजकल दिल्ली के यमुना जी को भी साफ करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौशल विकास कर सकते हैं हम, इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हम इस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ये था नेशनल वाटर वे को लेकर मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, स्थिति, सरकारी प्रयास और चुनौतियाँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एआई मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन पढ़ा दिया है। एक मिशन जो आपको खुद से पढ़ना है वो है कौन सा? सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। GS1 का जब मैंने आंसर राइटिंग करवाया, GS2 का जब मैंने आंसर राइटिंग करवाया था बच्चों से ग्रुप में, अभी चल रहा है, आगे भी करवाऊंगा, बहुत पहले सबसे पहले वाले ग्रुप में, तो उसमें मैंने ये सवाल लिखवाया था कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, इसके बारे में लिखिए, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जब मैंने लिखवाया था तो उस दौरान ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, अभी भी कुछ सुपर कंप्यूटर निर्माण किया गया है जिसका हम लोग मौसम के लिए खासतौर से उपयोग करते हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के टॉपिक जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लॉन्ग टर्म के देश की रणनीति है ये, भारत की रणनीति है ये लंबे समय के लिए, इसलिए इसको अलग से आपको पढ़ना है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, मैंने लिखवाया था, अभी जिनका GS चल रहा है उसमें भी मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। आप बस कंटिन्यू रहें, जो भी लिख रहे हैं ना बस कंटिन्यू रहें, खुद की तरफ से एफर्ट लगाएं। मैं आपको हर टॉपिक कंप्लीट करवाता हूँ आंसर राइटिंग में। सेमीकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो बिजली का संचालन आंशिक रूप से करती है। कंडक्टर क्या होता है भाई? कंडक्टर बिजली का संचालन आसानी से कर देता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बहुत तेज़ गति से होता है और इसमें बिजली का ह्रास जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ह्रास जो होता है, ये लगभग में अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास ह्रास होता है। ठीक है, कंडक्टर में 40% के आसपास ह्रास हो जाता है। वहीं पर सेमीकंडक्टर में आंशिक रूप से बिजली का प्रवाह हो पाता है, आंशिक रूप से प्रवाह हो पाता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ तत्व होते हैं जिनके पास ये खासियत होती है, विशिष्ट तापमान जब उनको मिलता है तो वो कंडक्टर के समान काम करने लग जाते हैं, नहीं तो सेमीकंडक्टर होते हैं। इनका उपयोग आपके मोबाइल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में जम के होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ओके, ना तो कंडक्टर होता है ना ही इंसुलेटर होता है, इस बीच की स्थिति होती है जिसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर का मतलब हो गया कुचालक, कंडक्टर का मतलब हो गया सुचालक, लेकिन ये बीच में अर्धचालक होता है, अर्धचालक, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन सबसे आम सेमीकंडक्टर है, हालांकि जर्मेनियम भी एक नाम आप याद रख सकते हैं। भारत की स्थिति क्या है? आयात पर निर्भरता। भारत अपने सेमीकंडक्टर जरूरतों का 95% से अधिक आयात करता है, 95% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन से मंगाते हैं। 2023 में भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 45 अरब डॉलर का था, इतना रुपया हमने खपत कर दिया। 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है, इसीलिए भारत सरकार सोच रही कि भाई इसका निर्माण देश में करो, बाहर से कब तक हम लोग खरीद के लाते रहेंगे। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है। 2024 के पहले 6 महीनों के आधार पर इसमें चिप्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। उत्पादन, भारत में अभी तक बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर उत्पादन की सुविधा ही नहीं है, हमारे पास लैब ही नहीं है, फैब लैब जिसको कहा जाता है। वैश्विक स्थिति क्या है? इसमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन जो हैं, अमेरिका, ये सब अग्रणी देश हैं। अपने पास इसको लेकर कोई खास अभी भी अवसंरचना मौजूद ही नहीं है। हालांकि टाटा कंपनी ने कोशिश किया है, भारत सरकार भी मदद कर रही है, तो आने वाले दिनों में आपको उत्पादन दिखेगा भारत में। मोदी गवर्नमेंट ने शानदार प्रयास किया है। भारत में पहले इसके 1985 ईस्वी में हमने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन सरकारी क्या बोलते हैं इग्नोरेंस के कारण से बने बनाए हुए लैब, बने बनाए हुए सारा कुछ हमारा बर्बाद हो गया। चंडीगढ़ में इसका लैब था और काम भी शुरू हो गया था, लेकिन ख़त्म कर दिया गया। चलिए यहाँ पर आते हैं।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको अलग से ही मैं पढ़ाऊँगा अभी आपको, इसको अलग से ही पढ़ाऊँगा। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, सरकार ने 4 प्रोजेक्ट को शुरू किया। सेमीकंडक्टर फैब्स का निर्माण करना, निर्माण इकाई के लिए 50% वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव DLI, इसे 25 से 50% की ही सब्सिडी देगी भारत सरकार। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर आप काम करें तो सरकार आपको मदद करेगी। प्रमुख परियोजनाएं, टाटा पावर चिप ने गुजरात में 91,000 करोड़ की लागत से चिप फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी दे दी है, टाटा पावर चिप ने। माइक्रोन गुजरात में सानंद में 22,500 करोड़ की परियोजना है। काइनेस सेमीकॉन गुजरात में 3,300 करोड़ की इकाई लगा रही है। और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और HAL जैसे PSU इसमें साझेदारी कर रहे, दुनिया के देशों के साथ में साझेदारी कर रहे हैं। शिक्षा और कौशल, शीर्ष 300 कॉलेज में सेमीकंडक्टर के लिए कोर्स शुरू किया गया है भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अमेरिका, जापान और ताइवान के साथ हम समझौता स्थापित कर रहे हैं ताकि भारत में इसको स्थापित किया जाए। चुनौतियाँ क्या क्या है? लागत बहुत ज़्यादा है, आयात पर निर्भरता है हमारी ज़्यादा, प्रतिस्पर्धा जिनसे हैं वो बहुत अग्रणी है इस क्षेत्र में, बुनियादी ढांचे का अभाव है, लैब का अभाव है, कौशल का विकास नहीं है, भारत में अभी भी इस क्षेत्र को लेकर हमारे पास स्किल नहीं है, वर्क फोर्स नहीं है, प्रोफेशनल्स की कमी है। लंबी अवधि, एक फैब लैब को चालू करने 5 से 10 वर्ष लग सकते हैं और इस प्रकार के लैब को बनाना आसान भी नहीं होता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, भू राजनीतिक चुनाव जैसे अमेरिका चीन टेक युद्ध के कारण से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कोई भी देश जो है वो आयात करने पर बहुत ज़्यादा गंभीरता सोचते हैं, तब जाकर किसी की मदद करते हैं वो। आगे की रणनीति क्या है? स्वदेशी उत्पादन करना पड़ेगा, R&D करना पड़ेगा, निजी निवेश पर ध्यान देना पड़ेगा और कौशल विकास पर हमें काम करना पड़ेगा। IIT IISc जैसे संस्थान जो हैं उनमें हमें लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा और हमारे पास वर्क फोर्स जब तक नहीं होगा तब तक हम इस दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रीय हब जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय हब के रूप में विकसित करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं, हम इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जरा देखिए क्या है। एक और यहाँ पर फैक्ट है, 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 10% की हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है, लक्ष्य हमारा है। निर्भरता को हम 65 से 70% तक कम करें और जिससे हम क्या हो तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हों। क्यों होना चाहते हैं हम? क्योंकि ये भविष्य है। अगर हम इसमें भी निर्भरता नहीं हासिल कर पाए, आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर पाए तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए आने वाले समय में हमारी पूरी की पूरी इकॉनमी दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन जैसे देशों पर निर्भर हो जाएगी। ताइवान कब तक स्वतंत्र है कोई नहीं जानता, आज न कल चीन उस पर कब्जा करेगा ही। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है? भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है कि भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाए, सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाए, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है। एक इकोसिस्टम हमें ऐसा बनाना है जिसमें सेमीकंडक्टर डिस्प्ले का हम बना सके आसानी से, ओके, जिसका निर्माण कर सके हम, आयात निर्यात कर सके हम, मैन्युफैक्चरिंग कर सके हम। यही है इस मिशन का लक्ष्य। महत्व क्या है? ये हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का, हमारी क्या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम हिस्सा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पर निर्भर होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, जैसे इंटरनेट हो गया, आजकल तो AI भी जो आ रहा है उसके लिए भी हमें सेमीकंडक्टर एडवांस चिप चाहिए होगा। अगर हम उसके निर्माण में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो हमारा पूरा इकॉनमी जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा। कंप्यूटर, कार, मेडिकल उपकरण, हर चीज़ में ही आजकल चिप का लगता है, चिप लगते हैं, वॉशिंग मशीन तक में चिप लगते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत अभी सेमीकंडक्टर ज़रूरतों के 95% आयात करता है। सोचिए 95% निर्भरता है, इसको कम करना हमें 60 से 70% तक, जिससे 20 से 25% हमारी निर्भरता रहे, बाकी क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भर भारत एक दिन में नहीं होगा, 20 साल, 30 साल, 50 साल लगेंगे, तब जाकर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। दिसंबर 2021 में इस मिशन को शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र इकाई है जो इसका मैनेजमेंट संभालती है। डिजिटल इंडिया मिशन जो है उसी के तहत में एक स्वतंत्र निकाय है जो इसका काम संभालती है। 76,000 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है, 76,000 करोड़ पे हम खर्च करेंगे। लक्ष्य क्या रखा है? फैब्रिकेशन लैब को स्थापित करना। इस लैब के बारे में बार बार बात हो रही, मैं समझा देता हूँ क्या है। सेमीकंडक्टर चिप जो होते हैं बहुत ही छोटे से चिप होते हैं। आपके लैपटॉप में भी होगा, इंटेल का आपके फ़ोन में भी होगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, उसमें बहुत छोटे छोटे, यानी कि कैसे समझाऊं मैं आपको, इस नाखून पर, आपके जो थंब का नाखून है, इस पर छोटे छोटे 1 लाख छोटे छोटे गेट और सर्किट रखे जा सकते हैं। आपके नाखून पर इतने छोटे कण तक के क्या होते हैं तो डिवाइसेज होते हैं जिनको जोड़ करके किसी चिप का निर्माण होता है।
आप इमेजिन कीजिए, आपके छोटे से अंगूठे के थंब के नेल पर 1 लाख छोटे पीस रखे हुए हैं। उसका निर्माण होता है इस लैब में। इस लैब की हवा जो है वो भी स्वच्छ रखनी पड़ती है, क्योंकि धूल का एक कण गिरेगा तो हो सकता है 10,000 छोटे छोटे जो हमारे पास चिप के लिए इकाई थे, बने हुए यूनिट बने हुए थे, उसको निपटा दें। तो इसलिए परम आवश्यक होता है कि इस प्रकार के लैब बहुत एडवांस होते हैं और वहाँ पर काम भी करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ प्रोफेशनल्स ही काम कर पाते हैं और इस तरह के लैब दुनिया में बहुत कम है। बहुत कम देशों के पास इतना हैसियत है कि इस प्रकार के लैब का निर्माण कर सकें। फैब लैब भी इसको कहा जाता है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिस्प्ले निर्माण इकाई स्थापित करना, चिप डिजाइन अनुसंधान को बढ़ावा देना। 2030 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख घटक क्या है? फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करना, 50% तक की वित्तीय सहायता देगी भारत सरकार। डिस्प्ले फैब्स, टीवी, मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले के उत्पादन इकाई। अभी जो आपके फ़ोन में डिस्प्ले है या एप्पल का ही फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो सैमसंग का होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्ले का निर्माण सैमसंग कंपनी करती है। लैपटॉप के भी डिस्प्ले मैक्सिमम जो होते हैं उसका निर्माण और मदरबोर्ड वगैरह का निर्माण सैमसंग कंपनी करती है। सैमसंग के केवल फ़ोन और टीवी ही नहीं आते हैं, वो ये सब पार्ट भी बनाती है। एप्पल के भी कई सारे डिस्प्ले जो होते हैं वो सैमसंग कंपनी बनाती है। तो डिस्प्ले बनाने में हमें महारत हासिल करना है, सेमीकंडक्टर चिप बनाना है हमें। रक्षा और ऑटोमेटिव दूर संचार के क्षेत्र में भी चिप्स का निर्माण करना है। डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों को 20 से 50% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। परियोजनाएं, टाटा पावर चिप गुजरात में लगाया गया है। माइक्रोन 22,500 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट लगा रही है। कौशल विकास पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि 1 लाख इंजीनियर्स को हम लोग ट्रेंड करेंगे। इसके लिए महत्व क्या है? आर्थिक महत्व है, हमारे यहाँ पर रोजगार क्रिएट होगा, हमारी आर्थिक निर्भरता को और बढ़ाएगा, इंडिपेंडेंट करेगा, हमें रोजगार सृजन होगा। और रणनीतिक रूप से क्या है, तो देश के स्ट्रेटजिक रूप से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा स्वदेशी हो, क्योंकि कल को चिप का उपयोग हमें वॉर इक्विपमेंट में भी करने पड़ेंगे, हथियारों में भी करने पड़ेंगे। एडवांस AI बेस्ड अगर हथियार हम बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। और हथियार बनाने के लिए तो कोई आपको चिप देगा नहीं, चीन तो नहीं देगा, अमेरिका भी नहीं देगा। नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक है भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में हम उन मिनरल्स को रखते हैं जिसका उपयोग हम अपने रणनीतिक चीज़ों के लिए करते हैं। उन वैसे मिनरल्स होते हैं जो इकोनॉमिक और रणनीतिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें लिथियम भी हो सकता है, इसमें सिलिकॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स उन मिनरल्स को, उन खनिजों को, उन संसाधनों को कहा जाता है, उन खनिज संसाधनों को कहा जाता है जो देश की आर्थिक प्रगति, देश की तकनीकी प्रगति, देश के रणनीतिक महत्व के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनका, काफ़ी ज़्यादा महत्व है उनका। रणनीतिक यानी कि वॉर और इन सब चीज़ों के लिए, साज सामान के लिए, रक्षा के इक्विपमेंट बनाने के लिए या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। भारत सरकार ने ऐसे कुछ मिनरल्स का लिस्ट बनाया हुआ है और उसी के क्षेत्र में हमें काम करना है। इसी को नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिज हैं जो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्ट्रेटेजिक जो मैंने बोला है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए परम आवश्यक होता है। पिछले 57 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, आप थक गए क्या? इसको सुनेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत आवश्यक चीज़ है ये। इनकी कमी या इनके निष्कर्षण और प्रसंस्करण का कुछ देशों में केंद्रित होना आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम पैदा करता है कि ये जो मिनरल्स हैं ये कुछ देशों के पास बहुत ज़्यादा हैं जबकि कुछ देशों के पास में नहीं हैं। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल, तांबा, ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं? क्रिटिकल मिनरल्स के कुछ उदाहरण हैं। क्या यही हैं? नहीं, बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, हो सकता है कि आपसे पीटी एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछ ले कि निम्न में से कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं? तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल, इनमें से कुछ का नाम दे दे तो वहाँ पर भी ये काम आ सकता है आपके। स्वच्छ ऊर्जा, सौर पैनल, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो हम चीज़ों का निर्माण करेंगे उसके लिए मिनरल्स आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको क्रिटिकल मिनरल्स मिशन कहा जाता है। भारत सरकार ने जुलाई 2024 से बजट 24-25 में क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की घोषणा की है। कब किया है? जुलाई 2024 से, पिछले साल का ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपके लिए। इसे औपचारिक रूप से 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई है
कुल बजट 34,300 रुपये का 7 वर्षों में खर्च करना है, 34,300 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया है। सरकारी योगदान 16,300 को होगा। बाकी जो पैसा होगा, बाकी जो बच गया, जितने पास हमारे पास 18,000 करोड़ के करीब में, वो बाहर से यानी कि प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे हम निवेश के द्वारा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाना है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? भारत को क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनाना है, आयात पर निर्भरता को कम करना है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, हाईटेक उद्योग को बढ़ावा देना है। कल पीयूष गोयल जी का मैंने एक भाषण सुना जो शानदार था, स्टार्टअप को लेकर भाषण दे रहे थे। उन्होंने बोला कि क्या भारत में स्टार्टअप का मतलब होता है फूड डिलीवरी? उन्होंने बोला कि फूड डिलीवरी ही क्या करेंगे हम जीवन भर, दुकान ही केवल लगा सकते क्या स्टार्टअप के नाम पर? उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने, आप भाषण सर्च कीजिएगा, उनको मिल जाएगा। शानदार भाषण है जो बहुत पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि अपने देश में स्टार्टअप का मतलब है कि 10 मिनट में हम आपको सब्जी पहुँचा देंगे। अरे भाई, नीचे जाके झोला में ले आएंगे, लोगों को आलसी बना रहे, और कुछ नहीं। अपने स्टार्टअप का मतलब है कि 10 मिनट में मैगी लेकर, चाउमीन लेकर आपके घर पहुंच जाएंगे। तो ये स्टार्टअप ठीक है, दुकान लगा ली। उन्होंने बोला कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा किया है आपने दुकान लगा लिया इस तरह का ऑनलाइन। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, वो रोबोटिक्स में स्टार्टअप को ला रहे हैं, वो एआई में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, वो लोग स्पेस में काम कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, गहन तकनीक जिसको कहा जाता है। हम किस में काम कर रहे हैं कि 10 मिनट में आपके घर में बिस्किट लेकर आ जाएंगे, 10 मिनट में आपको समोसा पहुंचा देंगे। MBA करके चाय की दुकान खोल लिया, ये स्टार्टअप है भारत का। UPSC करके चाय का दुकान खोले, UPSC चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला, ये स्टार्टअप है। इसको दुकान कहते हैं गुरु, है ना। तो कल ये मेरा नहीं है, आप उनका भाषण सुनिए। उन्होंने तो और भी कड़े शब्दों में लताड़ा है कि ये क्या कर रहे हैं। हम लोग देश के युवा वर्ग को संबोधित कर रहे थे कि हमें अगर यही करना है, दुकान ही लगाना है क्या ऑनलाइन, आइसक्रीम ही क्या केवल बेचना है ऑनलाइन। हमारे बगल में देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही। डीप सीक जैसे आत्मनिर्भर, चीन ने अपना AI बनाया गुरु, हमारे पास नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। भारत की वर्तमान स्थिति अप्रैल 2025 तक आयात निर्भरता है। लिथियम 100% आयात करना पड़ता है, कोबाल्ट 70% और रेयर अर्थ मेटल का 60 से 85% चीन से लाते हैं हम। भारत में कुछ खनिज जैसे तांबा, जस्ता का सीमित उत्पादन है, लेकिन लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिज का बड़े पैमाने पर खनन नहीं होता है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज हुई, लेकिन अभी व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में 60% और उत्पादन 85%। शेयर देखिए उसका कितना है, हावी है वो। हमारा इससे कंपटीशन है। ठीक है, प्रमुख घटक क्या है? खोज व खनन, न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी। 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर डिस्कशन याद कीजिए, जब चिली के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे। उस समय मैंने आपको बताया कि हम चिली के साथ में रेयर अर्थ मेटल और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता कर रहे हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ भी हमने किया है। प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग, भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। भारतीय कंपनी को विदेशों में खनिज संपत्ति हासिल कर रहे हैं, संसाधन समृद्ध देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कहा गया। एक एजेंसी है जिसका नाम है काबिल। ये क्या कर रही है? तो दुनिया भर में इस प्रकार के जो मौजूद हैं खनिज संसाधन, उन देशों के साथ समझौता करके देश में ला रही है। वित्तीय प्रोत्साहन, खनिज खोज और प्रसंस्करण के वित्तीय प्रोत्साहन भी हम लोग दे रहे हैं। सरकारी प्रयास, MMDR संशोधन किया हमने। खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम में बदलाव करके 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी हमने। स्ट्रेटजिक रूप से इम्पोर्टेंस वाले खनिज ब्लॉक को हमने नीलाम किया है कि उसका उत्पादन शुरू हो जाए। ऑफशोर क्षेत्र में संशोधन, समुद्र खनिज अधिकारों के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय भूवैनिक सर्वेक्षण, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 24-25 195 परियोजनाएं चलाई है खोज के लिए। 3 वर्षों में 368 खोज परियोजनाएं पूरी की। जैसे हाल ही में बलिया जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तेल मौजूद है, इसका पता लगाया हमने। तेल है, कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल कहा जाता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना से 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम खनन के अधिकार हासिल किए हैं। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का 14वां सदस्य भी बन गया है।
और सीमा शुल्क में भी छूट दे रहे हैं हम, ताकि सीमा शुल्क को हटा करके हम अपने देश में लाएं। और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को भी हम क्या कर रहे हैं, तो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में भी काम कीजिए। चुनौतियां क्या है? आयात पर निर्भरता है, प्रसंस्करण की कमी है, उच्च लागत है, पर्यावरणीय प्रभाव भी है, भू राजनीतिक जोखिम है, जैसे कांगो कोबाल्ट के लिए, ऑस्ट्रेलिया लिथियम जैसे देशों में, और स्थिरता से आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। प्रतिस्पर्धा, अमेरिका और यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों से भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा भी मिल रही है। आगे की रणनीति भी है स्वदेशी उत्पादन, गहरे खनिज भंडारों की खोज, प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास भी हम लोग कर, रिसाइकलिंग, हरित खनन नीति। रिसाइकलिंग का तात्पर्य है जो खराब हो गए फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, उनमें से भी हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार के जो मेटल हैं उनको हम निकाल सकते हैं, उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। 2030 तक आयात निर्भरता को 50% का हमने कम करने का लक्ष्य रखा हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को भी समर्थन देना है, तो उसके लिए भी हमें इस प्रकार के मेटल चाहिए होंगे, मिनरल्स चाहिए होंगे। वर्तमान स्थिति क्या है, करंट डेटा क्या है, तो 29 जनवरी 2025 को NCMM को मंजूरी दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई है। लाया गया था पिछले साल के जुलाई में ही, अब मंजूरी मिल गया, अब काम भी इस पर शुरू हो गया है। ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रगति, 227 नई खोज परियोजनाएं शुरू की है। काबिल ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली से भी बातचीत की है, और चीन पर अपनी निर्भरता को भी हम लोग कम कर रहे हैं। और इसके साथ में आज का ये वीडियो संपन्न हो गया, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, तो हमने पढ़ा है नवीकरणीय ऊर्जा, भारत की ऊर्जा रणनीति पहला टॉपिक हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा को पढ़ा, हरित हाइड्रोजन को पढ़ा है, इथेनॉल को पढ़ा है, अंतर्देशीय जलमार्ग, सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। 1 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट किया है हमने। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक मैं करवा दूंगा। GS2 तो लगभग मैं सारे करवाऊंगा, पॉलिटी का भी सेक्शन करवाऊंगा, इकोनॉमिक्स के भी, ये सारे तो इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक में भी पूछे जाते हैं। क्या ये योजना नहीं है नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन? योजना है भाई, तो इकोनॉमिक्स का सवाल हो सकता है ये, है ना। बाकी और भी मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा सारे सब्जेक्ट के, कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ। बाकी देखिए जहाँ तक होता है, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले हों उनके बीच में। धन्यवाद आप सभी का।